नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश एक देश एक चुनाव में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में एक साथ चुनाव कराने की मांग हो रही है। इसके लिए गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये मांग पहली बार नहीं हो रही है। संविधान लागू होने के 16 साल तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। फिर अलग अलग कारणों से कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता आई और एक साथ चुनाव कराने का ये क्रम टूट गया। फिर 1983 में पहली बार एक साथ चुनाव की मांग उठी। चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का विचार रखा था। आयोग ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में 7 प्रमुख कारण बताते हुए लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद समय समय पर अलग अलग मंचों से देश में एक साथ चुनाव कराने की मांग उठी। क्या है एक देश एक चुनाव का विचार? कहां से हुई इसकी शुरुआत? दुनिया के किन देशों में होते हैं एक साथ चुनाव और क्या हो सकते हैं इस कदम के फायदे और नुकसान? देखेंगे अपनी इस खास पेशकश में। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। एक देश एक चुनाव का विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। अभी लोकसभा यानी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव नई धारणा नहीं है। आजाद भारत के पहले 4 आम चुनाव ऐसे ही हुए थे। दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस हाल के समय में 2018 में विधि आयोग की एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। इस रिपोर्ट में एक साथ चुनाव के पक्ष में आर्थिक वजहों समेत कई कारणों को गिनाया गया था। देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं। अब सरकार ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी समिति के सदस्य हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित के तौर पर समिति की बैठक में शामिल होंगे और विधि कार्य विभाग के सचिव को इस उच्च स्तरीय समिति का सचिव बनाया गया है। जारी अधिसूचना में समिति को भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन मौजूद ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की पड़ताल करना और सिफारिश करना शामिल है। समिति इसके लिए संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और इससे जुड़े नियमों और किसी अन्य कानूनों को जिनमें साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने के प्रायोजन के लिए संशोधनों की अपेक्षा होगी, उस पर विचार करना और संशोधन करने के लिए सिफारिश करेगी। अगर संविधान के संशोधन राज्यों के समर्थन की अपेक्षा हो तो उस पर विचार और सिफारिश करना, त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने या दल बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और सिफारिश करने का काम भी समिति करेगी। चुनाव को साथ साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना और अगर उन्हें साथ साथ आयोजित नहीं किया जा सकता है तो चरणों और समय सीमा जिसमें निर्वाचनों को साथ साथ आयोजित किया जा सकता है उसका भी सुझाव देना होगा और संविधान और अन्य विधियों में इस संबंध में किन्हीं संशोधनों का भी सुझाव देना शामिल है। साथ ही ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हों। साथ साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना, संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक और जनशक्ति की जांच करना, जिसमें ईवीएम, वीवीपीएटी शामिल हैं। समिति के कार्यों में सभी चुनाव मतदाताओं की पहचान करने के लिए एकल निर्वाचक नामावली और निर्वाचक पहचान पत्रों के उपयोग की जांच करना और उसके तरीकों की सिफारिश करना शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन
सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। देश में बार बार चुनाव की वजह से निर्वाचन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को अपने मूल कार्यों को छोड़कर लंबे समय तक चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है। साथ साथ लंबे समय तक देश और किसी न किसी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण देश के विकास से जुड़े कार्यों में रुकावटें आती हैं। देश में पहले भी एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने का प्रयास हुआ है। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने मई 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि हर साल चुनाव के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। साल 2015 में डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए संसदीय स्थायी समिति बनाई गई, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहारिकता पर अपनी रिपोर्ट सामने रखी। समिति ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए सुझाव का हवाला दिया। समिति ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर कई चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। इसमें एक साथ चुनाव के संचालन के लिए भारी खर्च, लंबे समय तक चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतियों के अमल में देरी और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी पर प्रभाव का जिक्र किया गया था। साल 2018 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की। इसमें एक साथ चुनाव संबंधी कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर गौर किया गया। आयोग का सुझाव था कि इसके लिए संविधान और विभिन्न कानूनों में संशोधन करके इसे लागू किया जा सकता है। आयोग का मानना था कि एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक ढांचे पर बोझ कम होगा, सरकारी नीतियों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और ये सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों में लगी रहे। इस मुद्दे पर राजनीतिक आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन विपक्ष को भी समझना चाहिए कि ये मामला जनहित से जुड़ा है, तो इस पर बात कर ही लेनी चाहिए। हालांकि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कई बड़े संशोधन करने होंगे। इन संशोधनों में लोकसभा का कार्यकाल तय करने वाले और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तय करने वाले अनुच्छेद 83 का संशोधन भी शामिल है। देश में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, जिन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराने में चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 2014 में जारी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। वहीं साल 2019 में राजनीतिक दलों ने चुनावी खर्च के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद इस चुनाव ने खर्च के मामले में दुनिया भर के देशों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये खर्च 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और ज्यादा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव को लेकर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया है कि चुनाव खर्च पिछले 20 साल में 1998 से लेकर 2019 तक 9,000 करोड़ से करीब 6 गुना बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया। जाहिर है चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। इसका बोझ न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर भी पड़ता जा रहा है। इसके अलावा बार बार चुनाव कराने से सरकार का सामान्य कामकाज ठहर जाता है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में और भी कई दलीलें हैं। देश में मुख्य रूप से 3 स्तरीय चुनाव होते हैं। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका, जबकि दूसरे स्तर पर राज्यों के चुनाव हैं। इसके बाद नंबर आता है संसदीय चुनाव का। दरअसल इस समय राज्यों और संसदीय चुनाव को एक साथ कराने की बात जोर शोर से चल रही है। एक साथ चुनाव कराने से न सिर्फ मतदाताओं का उत्साह बना रहेगा, बल्कि इससे धन की भी बचत होगी। इससे प्रशासनिक प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा। राजनीतिक दलों के खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। चुनाव में काला धन खपाने जैसी समस्या पर भी लगाम लगेगी। बार बार चुनाव आचार संहिता लगाने की जरूरत नहीं होगी।
इससे जनहित से जुड़े काम प्रभावित नहीं होंगे। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की बार बार चुनावी ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई और प्रशासनिक काम प्रभावित नहीं होंगे। सरकारी मशीनरी की काम करने की क्षमता बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को ही होगा। जाहिर है, एक साथ चुनाव करना सस्ता और व्यवहारिक विकल्प है, लेकिन इसके लिए देश के संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। एक साथ चुनाव के लिए अनुच्छेद 83 के अलावा संसदीय सत्र को स्थगित करने और खत्म करने वाले अनुच्छेद 85, विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 172 और विधानसभा सत्र को स्थगित और खत्म करने वाले अनुच्छेद 174 में संशोधन जरूरी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधान वाले अनुच्छेद 356 में भी संशोधन जरूरी है। इन सब के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। इसके साथ ही इस बात पर भी राजनीतिक सहमति बनाना जरूरी है कि तमाम विधानसभाएं या तो समय से पहले भंग की जाएं। साथ ही जिन विधानसभाओं का समय पूरा हो जाए उनके यहाँ तय अवधि से आगे चुनाव रोके रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। देश में पहली बार 1952 में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे, लेकिन बाद में कई राज्यों की विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण ये सिलसिला टूट गया। देश में चुनाव सुधारों को लेकर समय समय पर मांगे उठती रही हैं। इस पर बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। इन्हीं सुधारों को लेकर एक मुद्दा बार बार उठता रहा है, वो है एक देश एक चुनाव। हर 5 साल पर होने वाले लोकसभा चुनाव के अलावा तमाम विधानसभाओं के चुनाव और उपचुनाव जोड़ लिए जाएं तो औसतन हर महीने देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होता रहता है। हालांकि ये सभी चुनाव देश के स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाते हैं, लेकिन इन चुनाव को संपन्न कराने के लिए संसाधन, समय और धन बड़ी मात्रा में खर्च होता है। सवाल ये भी है कि जब सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल है और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल है, तो ये सब चुनाव साथ क्यों नहीं हो सकते? इसका जवाब राजनीतिक अस्थिरता में भी छिपा है। केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का बीते कुछ समय से इस पर देश में चर्चा प्रारंभ हुई है। कुछ राजनीतिक दलों ने भी हर 4-6 महीने पर होने वाले चुनावों की वजह से देश पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, संसाधनों पर जो दबाव पड़ता है, उस पर चिंता जताई थी। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जिन सरकारों को सदन में बहुमत हासिल नहीं है या फिर जिन राज्यों में संवैधानिक मशीनरी चरमरा जाए, वहां सदन समय से पहले भंग किया जा सकता है। एक बार सदन भंग हो जाए तो अगले 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव भी जरूरी है। यहीं शुरू हो जाता है अलग अलग राज्यों में चुनाव आगे पीछे होने का सिलसिला। आजादी मिलने के बाद 4 बार भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था थी। एक देश एक चुनाव कोई नए प्रयोग जैसी बात नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। ये क्रम तब टूटा जब 1968, 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गईं। इस बीच कई बार केंद्र में अल्पमत में सरकार बनी। 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए। इसके चलते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच फासला बढ़ता गया। कई विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग हुई, इसलिए उनके कार्यकाल का समय भी एक समान नहीं रहा। देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है, इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार, काले धन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है, जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है। जर्मनी, हंगरी, स्पेन, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया और अल्बानिया जैसे देशों में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है। वहीं हाल ही में इस लिस्ट में स्वीडन शामिल हुआ है, जहां एक साथ सभी चुनाव कराए जाते हैं। भारत में लंबे समय से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर चर्चा हो रही है। बहुत सारे तर्क आम चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में दिए जा रहे हैं।
साथ ही कुछ तर्क इसके खिलाफ भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल देश में इस पर गंभीर तरीके से सोचा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दुनिया के किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, अगर होते हैं तो कैसी है उन देशों में चुनावी व्यवस्था। दुनिया के कई देशों में एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है। कई देश ऐसे हैं जहां पर सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं। स्वीडन में एक साथ चुनाव होते हैं। हर 4 साल में रिक्सडैग क्षेत्रीय या काउंटी परिषद विधानसभाओं और नगरपालिका परिषदों के लिए आम चुनाव होते हैं। ये चुनाव सितंबर में होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वीडन में ये सभी चुनाव एक ही दिन होते हैं। स्वीडन में आनुपातिक चुनाव प्रणाली है, जिसका मतलब है कि राजनीतिक दलों को उनके वोट के हिस्से के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में कई सीटें सौंपी जाती हैं। बेल्जियम में 5 तरह के चुनाव होते हैं। ये हर 5 साल के अंतर पर होते हैं और सारे चुनाव साथ कराए जाते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव एक साथ होते हैं। यहाँ पर मई के पहले हफ्ते में सारे चुनाव कराए जाते हैं। ब्रिटेन के संविधान के तहत समय से पहले चुनाव तभी हो सकते हैं जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और कोई दूसरी पार्टी सरकार ना बना सके। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ में होते हैं। इनके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुआना, होंडुरास जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। इन देशों के बाद दक्षिण अफ्रीका की चुनावी प्रक्रिया का भी जायजा लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 24वें नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका में हर 5 साल में प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ होते हैं। अफ्रीकी देश में 9 प्रांत हैं। मतदाताओं और राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए मतदान करने के लिए अलग अलग मतदान पत्र प्रदान किए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की चुनावी प्रणाली संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व ढांचे पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका की संसद में 400 सांसद हैं, लेकिन 9 प्रांतीय विधानसभाओं की संरचना अलग अलग है, जो प्रांत की जनसंख्या के आधार पर 30 से 90 सीटों तक होती है। इन चुनाव को कराने की जिम्मेदारी स्वतंत्र चुनाव आयोग को दी गई है, जो चुनावी प्रक्रिया के पूरे प्रशासन के लिए जिम्मेदार निकाय है, ताकि इसकी अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखी जा सके। स्वतंत्र चुनाव आयोग की भूमिका भारत के चुनाव आयोग के समान ही है। अब इन देशों के बाद बात पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के पास 2017 में एक बार राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ कराने का अनुभव है। 21 अगस्त 2017 को नेपाल सरकार ने पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने का आदेश दिया। 2015 में नया संविधान अपनाने के बाद ये नेपाल का पहला चुनाव था। नेपाल में चुनाव तो एक साथ हुए, लेकिन 2 चरणों में हुए। पहला चरण 26 नवंबर 2017 को हुआ। उसके बाद उसी साल 7 दिसंबर को दूसरा चरण हुआ। अब बात भारत के चुनावी इतिहास की करें तो देश में आजादी के बाद आम चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो चुके हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। चुनाव की प्रथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से है। इसमें भारत का 18 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक संविधान के अनुसार मतदान करने का पात्र है। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव मतदान की एक प्रक्रिया है जिसमें आम जनता यह तय करती है कि संसद, विधायी निकायों आदि जैसे प्रतिनिधि संस्थानों में राष्ट्र के लिए काम करने के लिए शासी निकाय में कौन शामिल होना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मतदान कर सकता है। चुनाव कराने के लिए 2 प्रणालियां जिनमें से कोई भी इन दिनों इस्तेमाल की जा सकती है वे हैं मतपत्र प्रणाली और इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन। पसंदीदा विकल्प के नाम के सामने बटन दबाएं और फिर वह विकल्प संग्रहित हो जाता है। विश्व स्तर पर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते आजाद भारत में नियमित और मध्यम रूप से चुनाव कराने की प्रक्रिया रही है। मताधिकार का अर्थ है किसी राष्ट्र के नागरिकों को वोट देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। इस प्रकार वयस्क मताधिकार का तात्पर्य यह है कि सभी वयस्क नागरिकों को वर्ग, जाति और लिंग की परवाह किए बिना वोट देने और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
किसी देश की सभी वयस्क आबादी को यह अधिकार देने की प्रणाली एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहने का आधार है। जैसा कि कहा जाता है, लोकतंत्र में सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा होती है। इस कहावत के तीनों पहलू आवश्यक हैं, जिसमें हम वर्तमान में तीसरे पहलू लोगों द्वारा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसीलिए नागरिक संसद, विधानसभा और अन्य जैसी प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब मतदान की उम्र हर देश में अलग अलग होती है। 18 वर्ष की आयु होती है जब आप हमारे देश में सरकारी निकायों में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए योग्य परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं। पहले यह 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 के 61वें संशोधन अधिनियम के बाद इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। भारत में मतदाता बनने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। पहला, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और दिवालिया घोषित न किया गया हो। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव का महत्व होता है। चुनाव में भाग लेकर प्रत्येक नागरिक राजनेता या राजनीतिक दल के पक्ष में वोट देकर अपना नेता चुन सकता है। किसी भी लोकतंत्र में नागरिक ही सर्वोच्च होते हैं। अगर उन्हें मौजूदा सरकार के नियम पसंद नहीं हैं, तो वे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। वे अपने वोटों के जरिए सरकार बदल सकते हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जिसे अधिकांश या सभी राजनीतिक दलों द्वारा संबोधित नहीं किया जा रहा है या उनके समाधान में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वे हमेशा उस चर्चा में भाग ले सकते हैं। सुधार लाने के लिए शासी निकायों को अपनी राय या स्वयं राजनीतिक दलों का गठन कर सकते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली में मौजूद नियमितता के कारण यह राजनीतिक दलों के काम पर एक तरह की जांच के रूप में कार्य करता है। इस तथ्य को दोहराते हुए कि अगर पार्टी अपने काम में पर्याप्त कुशल नहीं है, तो वे गठित नहीं हो पाएंगे। बाद में सरकार इसीलिए राजनीतिक दलों का जनता से वोट पाने के लिए अच्छा काम करना एक नियमित प्रदर्शन है। चुनाव लोकतंत्र का आधार बनते हैं और नियमित रूप से और कुछ हद तक चुनाव कराना ही इस प्रक्रिया को वास्तव में सार्थक बनाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों पर जांच करने और नागरिकों को उनके पसंद और राष्ट्र के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। 18 वर्ष की आयु सीमा पार करने के बाद सभी पृष्ठभूमि के लोगों को समान वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश एक देश एक चुनाव में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ये